गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन पर विचार करेंगे। आज के व्याख्यान में मुख्य रूप से हमारा ध्यान पंडित मदन मोहन मालवीय के राष्ट्रवाद के विचार पर केंद्रित होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय भारत के उन प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में से एक हैं जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और विशेषकर शैक्षणिक क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। यदि हम पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक जीवन पर ध्यान देते हैं तो हम ये पाते हैं कि वे आजीवन कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। सन 1886 से ही वे कांग्रेस से जुड़े रहे। 2 बार वे कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। इसके अतिरिक्त पंडित मालवीय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी चुने गए, साथ ही साथ इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी चुने गए। हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में भी उन्होंने सामुदायिक एकता के लिए विशेष प्रयास किए। शैक्षणिक जगत में पंडित मालवीय का योगदान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के रूप में मूर्तवत है। जब हम मालवीय के राष्ट्रवाद के विचार पर ध्यान देते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मालवीय ने भारत की स्वतंत्रता की मांग को किन तर्कों के द्वारा ब्रिटिशर्स के सामने रखा, और उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि भारतीय राष्ट्र की छवि कैसी हो, उस पर मालवीय के विचार क्या थे। मालवीय के राष्ट्रवाद के विचार पर सबसे पहला बिंदु जो ध्यान देने योग्य है कि मालवीय ने ब्रिटिशर्स के उस थीसिस को, जहां ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं, ब्रिटिशर्स के आने के पहले भारत अलग अलग टुकड़ों में बिखरा हुआ था, और चूंकि भारत राष्ट्र नहीं है इसलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रिटिशर्स ने सिरे से कहा भारत में जो भी थोड़ी बहुत एकता स्थापित हुई है वो ब्रिटिशर्स के कारण स्थापित हुई है, उसके पहले राष्ट्र के रूप में भारत का कोई अस्तित्व नहीं था। मालवीय ने ब्रिटिशर्स के इस थीसिस को सशक्त तर्कों के माध्यम से काटा। मालवीय ने स्पष्ट रूप से कहा भारतीय भूभाग 3 ओर से समुद्र से घिरा है और 1 ओर पर्वत से, अर्थात भूभाग के स्तर पर हम अखंड हैं, और इस अखंड भूभाग पर लंबे समय से ऐसी सरकारों का शासन रहा है जिन्होंने संपूर्ण भूभाग पर सर्वोच्च सत्ता के द्वारा शासन किया। मालवीय इसके आगे कहते हैं कि हम सभी भारतीय लगभग 150 साल से भी ऊपर से, लगभग 150 साल से भी अधिक समय से एक समान शासन के अधीन हैं। हम राष्ट्र थे और हम राष्ट्र रहेंगे। अपनी उन विभिन्न विविधताओं के बावजूद, अपने उन विभिन्न भिन्नताओं के बावजूद हमारी एक राष्ट्र की पहचान पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मालवीय के इन वक्तव्यों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक राष्ट्र होने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, एक इतिहास का होना, एक शासन का होना, एक भूभाग का होना और जन का होना। मालवीय स्पष्ट रूप से कहते हैं भारत उन सभी पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए इस तर्क में कहीं भी कोई दम नहीं है कि भारत राष्ट्र नहीं है। इस बात को प्रमाणित करने के बाद कि भारत
एक राष्ट्र है। मालवीय इस बात पर बल देते हैं कि चूंकि भारत लंबे समय से एक राष्ट्र है, इसलिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अर्थात आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ मालवीय बिल्कुल तिलक के स्वर के साथ जाते हैं और कहते हैं कि स्वशासन भारतीयों का जन्माधिकार है। वो बहुत दुख व्यक्त करते हैं कि भारतीय जो लंबे समय से अपने ऊपर शासन करते हुए आए हैं, जहाँ शासन की बहुत प्राचीन कालीन परंपरा रही है, उन्हें आज सीमित शासन के लिए भी याचना करनी पड़ रही है और ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि भारतीयों के पास शासन की क्षमता है। मालवीय कहते हैं कि मुझे इस प्राचीन राजधानी में, जो हिंदुओं और मुस्लिम काल दोनों में राजधानी रही है, वहाँ खड़े होकर आज असीम दुख और लज्जा की अनुभूति हो रही है कि हम हिंदुओं के वंशज, जिन्होंने लगभग 4000 से अधिक समय तक शासन किया, और हम मुसलमानों के वंशज, जिन्होंने कई सौ वर्षों तक शासन किया, आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें सीमित शासन के लिए, कुछ मामलों में स्वायत्तता के लिए भी अपनी क्षमता को सिद्ध करना पड़ रहा है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं उन लोगों को समझाता जो ये कहते हैं कि हम स्वशासन के योग्य नहीं हैं, कि हम भारतीयों की अर्थात हम हिंदू और मुसलमानों की ब्रिटिश शासन के आने के पहले तक कितनी समृद्ध शासन परंपरा रही है। अर्थात मालवीय ये कहते हैं कि हमारे पास शासन करने की क्षमता है, भारत में समृद्ध शासन की परंपरा रही है और इस आधार पर हमें स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। और जब वे भारतीयों के शासन की बात करते हैं तो वहाँ वे केवल हिंदुओं के शासन की बात नहीं करते। वे मानते हैं हमारा एक समान इतिहास है और कई हजार वर्षों से हमारी शासन की परंपरा रही है। इस आधार पर मालवीय बहुत स्पष्ट रूप से यह मांग करते हैं कि जब भारत पर शासन की बात हो तो भारतीयों के पक्ष को, भारतीयों की दृष्टि को, भारतीयों की इच्छा को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। भारत के लिए बनाई जाने वाली नीतियाँ, भारत के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रम तब तक उचित नहीं कहे जा सकते, चाहे उसके पीछे कितनी ही अच्छी मंशा क्यों ना हो, जब तक उसमें भारतीयों के स्वर को शामिल न किया जाए। और भारतीयों के स्वर को शामिल करने का एकमात्र तरीका है कि भारतीयों को लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायिका सभाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। बहुत सशक्त शब्दों में प्रतिनिधित्व के अधिकार की मांग करते हुए मालवीय यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भारतीय प्रतिनिधित्व के अधिकार की मांग कर रहे हैं तो वास्तव में वो उन्हीं सिद्धांतों की मांग कर रहे हैं जिन्हें वर्षों से यूरोप में शासन का सबसे उचित सिद्धांत माना गया है। मालवीय कहते हैं, द होल ऑफ यूरोप without exception has declared that the most efficient and best form of government for any country which has made any advance in civilization is a government conducted not solely by the few for the many, but to a greater or less extent by the many for themselves. A government, in fact, in which the representatives of the people have some potential share, and if this be expedient for European countries where the rulers and the ruled are of the same nationality and where they are of the same religion, I think it must be conceded that it is even more essential for India, which is inhabited by people whose habits,
manners, customs, languages, race and creed differ from those of their rulers. मालवीय बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पूरे यूरोप ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है कि किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए शासन की वह पद्धति सबसे उचित है जहां कुछ के द्वारा बहुतों पर शासन न किया जाए, बल्कि जहां बहुतों द्वारा स्वयं पर शासन किया जाए। शासन वही उचित है जहां पर जनप्रतिनिधियों के स्वर को शासन में उचित सहभाग दिया जाए। मालवीय इस बात पर बल देते हैं कि यदि शासन का ये सिद्धांत उन यूरोपीय राष्ट्रों के लिए आवश्यक है जहां शासक और शासित एक राष्ट्रीयता के हैं और जहां शासक और शासितों के बीच में धर्म का भी भेद नहीं है, तो भारत जैसे राष्ट्र में तो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शासितों की परंपराएं, उनके जीवन की शैली, उनकी भाषा शासक की भाषा से, शासक की जीवन शैली से भिन्न है। विदेशी शासकों के लिए यह समझना बिल्कुल कठिन है कि किसी विषय विशेष पर भारतीयों की दृष्टि कैसी है जब तक भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल न किया जाए। मालवीय बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं और मानते हैं कि प्रतिनिधित्व का अधिकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि केवल भारतीयों को ही पता है कि उनका वास्तविक हित किसमें निहित है। ब्रिटिश शासक बहुत दयालु हो सकते हैं, उदार दृष्टि हो सकते हैं, किंतु फिर भी भारतीयों के हित को समझने के लिए उन्हें भारतीयों की दृष्टि चाहिए और वो दृष्टि उन्हें बिना भारतीयों के प्रतिनिधित्व के नहीं मिल सकती। इसलिए यदि वे भारत में उदार शासन का दावा करते हैं तो उन्हें भारतीयों को प्रतिनिधित्व का अधिकार अनिवार्य रूप से देना चाहिए। भारतीयों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार, प्रतिनिधित्व के अधिकार की मांग के साथ साथ मालवीय इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि भारतीय राष्ट्र की छवि कैसी हो, भारतीय राष्ट्र का आधार कैसा हो। भारतीय राष्ट्र के बारे में मालवीय की जो कल्पना है वो लगभग उसी परिपाटी की है जिस परिपाटी में हम विवेकानंद और अरविंदो को रखते हैं। मालवीय बहुत स्पष्ट रूप से मानते हैं कि भारत का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो सकता है और केवल किसी कृत्रिम राष्ट्रवाद के माध्यम से भारतीयों की इतनी विशाल विविधता को शामिल नहीं किया जा सकता। उनका ये प्रबल विश्वास है कि एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का आधार हिंदू धर्म ही हो सकता है। वो हिंदू धर्म जो सर्वसमावेशी दृष्टि पर आधारित है। किन्हीं कृत्रिम नियमों के आधार पर एक सशक्त भारतीय राष्ट्र, एक जीवंत भारतीय राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। जब मालवीय धर्म को भारतीय राष्ट्र का आधार मानते हैं तो हमें मालवीय के धर्म के पर विचार को समझने की आवश्यकता है। मालवीय स्पष्ट रूप से मानते हैं कि चाहे वो व्यक्ति का जीवन हो चाहे राष्ट्र हो, उन दोनों के पीछे ही जो निर्देशन करने वाली शक्ति है वो धर्म की ही होनी चाहिए। यदि व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और राष्ट्र को यदि उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, मालवीय स्पष्ट रूप से मानते हैं ऐसा धर्म के निर्देशन के बिना संभव नहीं है। यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि मालवीय व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में धर्म की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हैं। निसंदेह इस पे उनके धार्मिक व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। धर्म के महत्व को
और धर्म की आवश्यकता पर बल देते हुए मालवीय कहते हैं कि जैसे किसी अंधकार में सघन जंगल में चलने के लिए एक लालटेन की आवश्यकता होती है, अन्यथा हम अंधेरे में देख नहीं सकते, वैसे ही इस संसार रूपी अंधकार में जंगल में चलने के लिए एक धर्म के लालटेन की आवश्यकता होती है। इफ वी हैव टू सी एंड इफ यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, वी कैनॉट लिव इन दिस सोसाइटी unless and until we are guided by the light of the dharma. Emphasizing the significance of dharma in individual's life. व्यक्ति के जीवन में धर्म के महत्व पर बल देते हुए मालवीय कहते हैं, धर्म के बिना मनुष्य उस पतवार विहीन जहाज के समान हो जाता है जो कि इधर उधर भटकता है और अपने गंतव्य में पहुंचे बिना नष्ट हो जाता है। अर्थात गोल तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मालवीय की दृष्टि में व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता है। और इसी आधार पर वो कहते हैं कि राष्ट्र भी जब तक धर्म द्वारा निर्देशित न हो तब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। व्यक्तियों का मात्र झुंड बनकर रह जाता है यदि उसके पीछे धर्म की शक्ति नहीं होती। बांधने की क्षमता धर्म में होती है, ऐसा मालवीय का मानना है। किंतु जब यहाँ राष्ट्र के आधार के रूप में मालवीय धर्म को आधार बताते हैं, हिंदू धर्म को आधार बताते हैं, तो उनका अर्थ हिंदू धर्म से, धर्म विशेष की जीवन शैली से बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में उन कुछ शाश्वत गुणों से है जो किसी सशक्त समुदाय या राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वे शाश्वत मूल्य क्या हैं? मालवीय के लिए वे शाश्वत मूल्य हैं सत्य, दया, तप, क्षमा। यानी भारतीय राष्ट्र कैसा हो जो इन गुणों पर आधारित हो। इस संदर्भ में मालवीय कहते हैं कि भारतीय राष्ट्र का आधार केवल धर्म ही होना चाहिए या हो सकता है। मालवीय इस बात से इनकार नहीं करते कि किसी भी राष्ट्र के सशक्त होने के लिए भौतिक समृद्धि आवश्यक है। वो इस आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही साथ वो ये मानते हैं कि केवल भौतिक समृद्धि एक स्पिरिटेड नेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। विशेष करके भारत जैसे देश में जहाँ पर एक बहुत समृद्ध धर्म परंपरा रही है, तो भारत के लिए राष्ट्र का वो मॉडल लागू नहीं हो सकता जो पश्चिमी मॉडल है। भारत का अपना राष्ट्र का मॉडल होना चाहिए और वो मॉडल धर्म पर ही आधारित हो सकता है। सीताराम चतुर्वेदी ने मालवीय के हिंदुइज्म, उस हिंदुइज्म जिस पर वो भारतीय राष्ट्र को आधारित करना चाहते हैं, उसकी व्याख्या करते हुए बताया है कि Malviya's Hinduism was not merely a way of life followed by a certain faction of people, but a philosophy covering the whole range of human religions all over the world, a philosophy which enjoined upon each individual to sacrifice his dear and near ones for the sake of righteous and protective of human rights and provisions। अर्थात सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार मालवीय का हिंदू धर्म किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष की जीवन शैली मात्र नहीं है, बल्कि ये एक दर्शन है। ऐसा दर्शन जो यह प्रस्तावित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सबसे प्रिय को भी त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए, एक उचित जीवन शैली के लिए, एक न्यायोचित व्यवस्था के लिए और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मालवीय का हिंदुइज्म, जिस पर वो भारतीय राष्ट्र को खड़ा करना चाहते हैं, वो व्यष्टि को समष्टि के लिए सिद्धांत में विश्वास करता है और बिना इस सिद्धांत के
किसी भी सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि when Malviya is talking about dharma as the basis of the nation, or when he is talking about cultural nationalism, we must not confuse that he is talking about a communal nation. We need to understand that what Malviya is emphasizing upon is the concept of dharmic nation and not a communal nation. ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि मालवीय जब बात कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्र का आधार धर्म होगा या भारत के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उचित है, मालवीय धार्मिक राष्ट्र की बात करते हैं, सांप्रदायिक राष्ट्र की बात नहीं करते। मालवीय के राष्ट्रवाद का सिद्धांत राष्ट्रवाद की किसी भी संकीर्ण अवधारणा को खारिज करता है, ऐसा संकीर्ण राष्ट्रवाद जो किसी भी प्रकार की धार्मिक आधिपत्य, जिसमें एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय पर आधिपत्य हो, उसको सिरे से नकारता है, चाहे वो अल्पसंख्यक का आधिपत्य हो या बहुसंख्यक का आधिपत्य हो। वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, नो इंडियन इज इंटाइटल्ड टू द ऑनर ऑफ बीइंग कॉल्ड अ पेट्रियट, be he a Hindu, Mohammedan, Christian or Parsi, who would desire for a moment that he should gain an undue advantage over any other section or all other section. Patriotism demands that we should desire equally the good of all our countrymen alike. क्या कह रहे हैं मालवीय यहाँ? मालवीय स्पष्ट रूप से कहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति देशभक्त नहीं कहला सकता, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, जो एक क्षण के लिए भी ये सोचता है कि उसे समाज के दूसरे अंग या अंगों के ऊपर कोई विशेष लाभ दिया जाए। देशभक्ति की ये मांग है कि हमें देश के सभी वासियों के समान हित की कामना करनी चाहिए। इस एक वक्तव्य से स्पष्ट है कि मालवीय के राष्ट्रवाद में जो धर्म पर आधारित है, किसी धर्म का किसी और धर्म पर प्रभुत्व के लिए कोई स्थान नहीं है। जब हम मालवीय के राष्ट्रवाद को एक विस्तृत परिदृश्य में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मालवीय भारत के लिए एक ऐसे राष्ट्र की अपेक्षा करते हैं जो शाश्वत मूल्यों पर आधारित हो और जिस राष्ट्र के अंदर विभिन्न समुदायों के बीच का संबंध सर्वधर्म समभाव पर आधारित हो। मालवीय का यह मानना है कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम राष्ट्र की जीवन शैली में धर्म को शामिल करें। मालवीय स्पष्ट रूप से मानते हैं कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल, जो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न हुआ, जहाँ धर्म और राज्य या धर्म और राष्ट्र को अलग करने पर बल दिया गया, वो मॉडल भारतीय पृष्ठभूमि में संभव नहीं है। न तो ये उचित है, न तो ये संभव है। यहाँ हमें ये अवश्य रूप समझना चाहिए कि मालवीय जब धर्म को राष्ट्र का आधार बनाते हैं तो हमें यह मानना होगा कि धर्म की परिकल्पना और रिलीजन की परिकल्पना दोनों में भिन्नता है। बहुधा हम धर्म का अंग्रेजी अनुवाद रिलीजन के रूप में करते हैं, पर वास्तव में धर्म की जितनी वृहद अवधारणा है वो अंग्रेजी के रिलीजन शब्द से अभिव्यक्त नहीं होती। तो मालवीय जब मांग करते हैं तो मालवीय किसी रिलीजियस नेशन की मांग नहीं करते, बल्कि वो एक धार्मिक राष्ट्र की मांग करते हैं। और मालवीय का ये सर्वधर्म समभाव की अवधारणा किसी भी संकीर्ण हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को पूर्णतः स्वीकार करती है। हिंदू महासभा के सदस्य रहते हुए उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि भारत में संकीर्ण राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा संकीर्ण राष्ट्रवाद जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच
आधिपत्य के संबंध पर आधारित हो, वो राष्ट्रवाद भारत का राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। उन्होंने सदैव इंडिया फॉर हिंदूज को की अवधारणा को रिजेक्ट किया, उसे अस्वीकार किया, क्योंकि उनका मानना था। उन्होंने बार बार इस बात पर अलग अलग मंचों से बल दिया। यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुधा मालवीय के धार्मिक राष्ट्रवाद को कई बार संकीर्ण दृष्टि से देखने की वजह से आलोचकों ने उसे संकीर्ण राष्ट्रवाद की श्रेणी में रखा है। पर मालवीय के कुछ कथन, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे, वो स्पष्ट करते हैं कि मालवीय के राष्ट्रवाद की अवधारणा बड़ी व्यापक अवधारणा है, जहाँ धार्मिक संकीर्णता के लिए कहीं कोई स्थान हो ही नहीं सकता। मालवीय स्पष्ट रूप से कहते हैं उन सनातन मूल्यों पर भारत का राष्ट्र आधारित होगा जिसमें प्राणी मात्र के लिए प्रेम हो, जहाँ व्यष्टि समष्टि के लिए त्याग करने के लिए तैयार हो, तो वहाँ संकीर्ण राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मालवीय ने स्पष्ट रूप से कहा है, इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ द हिंदू ओनली, इट इज अ कंट्री ऑफ द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड पारसी टू। द कंट्री कैन गेन स्ट्रेंथ एंड डेवलप itself when the people of different communities of India live in mutual goodwill and harmony. Those who disrupt this unity are enemies of their country and their community. क्या कह रहे हैं मालवीय? मालवीय का कहना है कि भारत केवल हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं है, यह मुस्लिमों, ईसाइयों और पारसियों का भी देश है। भारत की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि जब भारत में विभिन्न समुदाय के लोग आपस में पारस्परिक प्रेम और समरसता के भाव के साथ रहे। जो भी इस एकता को खंडित करने का प्रयास करता है, वो स्वयं अपने देश और न मात्र देश बल्कि अपने समुदाय का भी शत्रु है। इसी क्रम में मालवीय ये भी कहते हैं, मालवीय ने ये वक्तव्य अलग अलग मंचों से दिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मालवीय ने इन विचारों को हिंदू महासभा के मंच से भी रखा है। मालवीय कहते हैं, वी आर वन नेशन, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड सिख। डेज ऑफ हिंदू राज एंड मुस्लिम राज आर लॉन्ग पास्ट, वी शैल हैव हिंदुस्तानी राज इन हिंदुस्तान। हम एक राष्ट्र हैं। भारत हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और सिखों की मातृभूमि है। हिंदू राज और मुस्लिम राज के दिन चले गए, अब हमें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी राज चाहिए। मालवीय के ये वक्तव्य एक धर्म पर आधारित सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत में विश्वास करने वाले राष्ट्र की परिकल्पना रखता है, न कि किसी संकीर्ण धार्मिक राष्ट्र की परिकल्पना। अब हम देखेंगे मालवीय की दृष्टि में एक सशक्त भारतीय राष्ट्र की आधारशिला क्या होनी चाहिए, क्योंकि मालवीय के चिंतन में एक ओर राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए उद्बोधन है, तो दूसरी ओर राष्ट्र निर्माण के लिए सशक्त प्रयास है। एक ओर मालवीय इस बात पर बल देते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पर संग में मालवीय इस दिशा में भी प्रयत्नशील है कि भावी भारत का ढांचा कैसा खड़ा किया जाएगा। मालवीय की दृष्टि में इस सशक्त भारतीय राष्ट्र के आधार हैं, पहला, इस नेशन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति? धार्मिक व्यक्ति। धार्मिक व्यक्ति से आशय क्या है? वो व्यक्ति जो नैतिक सिद्धांतों में, नैतिक मूल्यों में विश्वास करता है और उसे जीता है, जिसके निजी और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्य निर्देशन करते हैं। दूसरा, इन व्यक्तियों को संगठित कैसे किया जाएगा, उनकी सामाजिक राजनीतिक संरचना कैसे होगी। मालवीय स्पष्ट रूप से मानते हैं कि भारत के लिए लोकतांत्रिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचा होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र होगा, भारतीय समाज लोकतांत्रिक समाज होगा,
और शासन की पद्धति के रूप में मालवीय भारत जैसे विस्तृत राष्ट्र के लिए, जहाँ भाषाई, जातीय, धार्मिक विविधताएं हैं, भौगोलिक विविधताएं हैं, ऐसे देश के लिए मालवीय संघवाद के ढांचे को, जहाँ प्रांतों को कई मामलों में स्वायत्तता दी जाए, यानी प्रांतीय स्वायत्तता के साथ संघवाद के ढांचे को, या जिसको हम कह सकते हैं रीजनल ऑटोनॉमी एंड द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म बेस्ड ऑन रीजनल ऑटोनॉमी, उसको वो उचित मॉडल मानते हैं। तीसरा, मालवीय मानते हैं कि एक सशक्त राष्ट्र के लिए सशक्त अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है, और मालवीय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके लिए स्वदेशी ही एक रास्ता है। हमें अपनी स्वदेशी आर्थिक ढांचे को खड़ा करना पड़ेगा। मालवीय ने कहा स्वदेशी हमारा धर्म है। जब मालवीय स्वदेशी हमारा धर्म कहते हैं तो हम समझ सकते हैं धर्म के लिए मालवीय की परिकल्पना कितनी विस्तृत है। कर्तव्य के रूप में मालवीय कहते हैं स्वदेशी हमारा धर्म है। यदि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है तो हमें ब्रिटिशर्स से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। मालवीय स्पष्ट रूप से कहते हैं, उन्होंने फ्री ट्रेड की पॉलिसी को अपनाया है, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया है। हम उनसे किसी प्रकार के संरक्षण की अपेक्षा न करें तो उचित होगा। हमें अपनी शक्ति पर विश्वास करना पड़ेगा, और ये तब संभव है जब हर भारतीय स्वदेशी के सिद्धांत को, स्वदेशी के व्रत को का पालन करेगा। जब भी उसे मौका मिले तो वो स्वदेशी उत्पादकों को लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा, भले उसके लिए उसे कुछ व्यक्तिगत मूल्य देना पड़े। अपने अर्थव्यवस्था को खड़े करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, ब्रिटिश से अपेक्षा करना उचित नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण आधार होगा भारतीय राष्ट्र का, वो एक देश शिक्षा व्यवस्था। मालवीय स्पष्ट रूप से कहते हैं राष्ट्र कैसा होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। और इसलिए भारत के लिए भारत की प्रकृति के अनुसार, भारत की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। आयातित शिक्षा व्यवस्था के साथ, इम्पोर्टेड एजुकेशन सिस्टम के साथ भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, जीवंत राष्ट्र के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। मालवीय स्पष्ट रूप से कहते हैं पश्चिम की शिक्षा व्यवस्था, जो पश्चिम ने स्वयं भी तिरस्कृत की है, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, वो हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर करेगी। प्रश्न उठता है मालवीय के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उचित है, मालवीय की शिक्षा व्यवस्था को लेकर दृष्टि क्या है। मालवीय मानते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ परंपरा और आधुनिकता का मेल हो, जहाँ धर्म का और विज्ञान का शिक्षण संग में दिया जाए, जो एक नैतिक व्यक्ति का निर्माण करे पर एक तार्किक व्यक्ति का भी निर्माण करे, जहाँ पर तकनीकी शिक्षा दी जाए। मालवीय ने टेक्निकल एजुकेशन पर बहुत बल दिया। उसका कारण ये था कि मालवीय ने स्पष्ट रूप से माना कि शिक्षा चरित्र निर्माण करती है, शिक्षा राष्ट्र निर्माण करती है, और संघी शिक्षा इस प्रकार की निर्मित होनी चाहिए कि शिक्षा रोजगार परक भी हो। मालवीय बड़े दुख के साथ कहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था हमने हमारे ऊपर आरोपित की गई है, उस शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा तबका है जो स्नातक के बाद रोजगार योग्य नहीं रहता। हमें रोजगार परक शिक्षा बनानी होगी। जब हम आज स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, मालवीय भारतीय स्वतंत्रता के समय कहते हैं कौशल की शिक्षा दी जानी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा दी जानी चाहिए। पर मालवीय मानते हैं रोजगार परक शिक्षा, तकनीक की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, पर उन सब का आधार धर्म की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, उसके बिना एक पूर्ण व्यक्ति का निर्माण नहीं होता, और अधूरे व्यक्तियों से पूर्ण राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मालवीय मानते हैं कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक समग्र शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना होगा। मालवीय विशेष बल देते हैं स्त्री की शिक्षा पर। इन विचारों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि मालवीय का राष्ट्रवाद, जिसको वीपी वर्मा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनलिज्म कहते हैं, एक सम्यक राष्ट्रवाद,
मालवीय उस राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मालवीय के चिंतन में संकीर्ण राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। मालवीय इस बात को लेकर स्पष्ट हैं, आधिपत्य अनुचित है, चाहे वो बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर हो या अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक पर हो। सर्वश्रेष्ठ हित राष्ट्र का हित है, और उस राष्ट्र का हित तभी संभव है जब उसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों के बीच का संबंध प्रेम, सहयोग और समरसता पर आधारित हो। तो इस प्रकार आज हमने मालवीय का राष्ट्रवाद पर चर्चा की। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे भेज सकते हैं, हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।